गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़, जिसे लिखा है श्री लखनलाल गुप्ता जी ने। इस पाठ की पंक्तियों में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा के साथ ही यहाँ की पावन नदियों, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों, यहाँ की प्राकृतिक संपदा का भी वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में ऊंचे पर्वतों एवं जंगलों से युक्त छत्तीसगढ़ में महानदी शिवनाथ आदि नदियाँ बहती हैं। इस और भी नदियाँ हैं। एक ओर प्राचीन गौरव को व्यक्त करते रतनपुर और मल्हार स्थित हैं, तो दूसरी ओर राजिम और व्यक्त करते हुए राजिम और शिवरी नारायण जैसे पवित्र तीर्थ हैं। यहाँ की भूमि में लोहे और कोयले का विपुल भंडार हुआ है। यहाँ का साहित्य बड़ा ही सुंदर है। यहाँ की उपजाऊ धरती पर तरह तरह के अन्न पैदा होते हैं छत्तीसगढ़ में, इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। तो इन पद्यांशों को कवि ने बहुत सरस रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं, पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इनके अर्थ करेंगे। चलिए प्रथम 4 पंक्तियों के अर्थ देखते हैं। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, है ना? तो चलते हैं। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गुणों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पुत ललाम, प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। तो इन पंक्तियों में संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है। इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। तो आप समझ गए होंगे कि संदर्भ और प्रसंग दोनों अलग होते हैं। प्रसंग में उन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है ये लिखा जाता है। अब चलते हैं अर्थ की तरफ, अर्थात व्याख्या। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। यहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गोंड वंश के शासक शासन करते थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी शिवनाथ आदि सुंदर नदियाँ कल कल का नाद करती हुई, अर्थात कल कल की आवाज़ करती हुई बहती है। सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा ही सुंदर है। अभिराम का मतलब बताया जा रहा है इसमें, बड़ा ही सुंदर है ना? चलिए अब है नेक्स्ट 4 लाइन का हम अर्थ करते हैं। रत्नपुर करता गौरव प्रकट सुयश गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार। तीर्थ थल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। संदर्भ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा जाता है। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है। इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं, है ना? अब प्रसंग कैसे लिखा जाता है? पंक्तियों में क्या बोला जा रहा है? तो इन पंक्तियों में क्या बोला जा रहा है? इन पद्यांशों में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का गौरवगान किया है। पहले तो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया था, अभी किसका है? ऐतिहासिक स्थलों का गौरवगान किया गया है। तो चलते हैं, अर्थ देखते हैं, अर्थात व्याख्या। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट करता है। इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्हार यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही है। इन
प्राचीन नगरों के साथ साथ दल्हा पहाड़ सदा से यहाँ की उन्नति एवं अवनति का दृश्य देखता हुआ अपने स्थान पर उदारता के साथ खड़ा हुआ है, अर्थात दल्हा पहाड़ उनकी उन्नति एवं अवनति का साक्षी है। रांची में शिवरी नारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल हैं। यहाँ बहने वाली महानदी के तट जैसे निरंतर यहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहे हैं। आशय यह है कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल स्थित है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं 4 लाइन। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार, यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। संदर्भ तो पूर्वत ही रहेगा, प्रसंग इसका अलग रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, यहाँ के साहित्य के विद्वानों के यश का गान किया है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन संपदा का अपार भंडार है। भूमि में इनका अपार भंडार भरा हुआ है। उसी प्रकार कोयला लोहा आदि का अपार भंडार होने से राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। वन संपदा की तुलना सुंदर स्त्री से की गई है। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास काफ़ी प्राचीन एवं सुंदर है। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि जिनका यश आज भी प्रकृति विशेष में व्याप्त है, जिसके कारण से विद्वान विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट 4 लाइन देख लेते हैं। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित चाहते सभी कृपाल दृक्कोर, नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न देश करता है उपकार, उर्वरा उसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार। संदर्भ तो पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की उर्वरा भूमि का यशगान करते हुए बताया जा रहा है कि सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। व्याख्या देख लेंगे। कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, यह निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह धान का सुंदर कटोरा है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने में बड़ी संख्या पर धान का उत्पादन किया जाता है, इसलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। सभी लोग धान के लिए छत्तीसगढ़ का मुंह ताकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, किसी प्रांत से पीछे नहीं है। यह अनाज देकर सबकी भलाई करता है। यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ है, इसीलिए यह तरह तरह के अन्नों को उपजाती है। आखिरी की 2 पंक्ति कर लेते हैं। इष्ट से विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम करे सादर इसका गुणगान। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और प्रसन्न करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। तो व्याख्या देख लेते हैं कि कवि प्रस्तुत पद्यांश में कह रहे हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है। आओ इसका आदरपूर्वक गुणगान करें। इसके साथ ही ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप सो आप छत्तीसगढ़ की गुण के बारे में समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है। हमारा छत्तीसगढ़ किसी से पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजमयी गौरव गाथा इस पाठ में हमने पढ़ी है, जो अत्यंत ही सुंदर है। नयनाभिराम छटाएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ की प्रकृति की। तो ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पाठ आप अच्छे से समझेंगे तो प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।